हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परूथी ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त सागर परूथी। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज डिज़ाइन ऑफ स्लैब। जब स्लैब को डिज़ाइन करना होता है तो हमारे पास सबसे पहले हमें कोड्स जो कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड है उसकी रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखना पड़ता है। इंडियन रिकमेंडेशन में सबसे पहला जो क्लोज है 22 तो उस क्लोज के हिसाब से हमारे पास पेज नंबर 34 और 35 पे इन दिस कोड इफेक्टिव स्पैन के लिए क्लोज गिवन है। वो क्लोज कैसे यूज करेंगे? अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड स्लैब है या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें इफेक्टिव स्पैन जो होता है दैट विल बी इक्वल टू क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट। मतलब इस सपोर्ट के सेंटर से लेके इस सपोर्ट के सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस, या फिर ये जो क्लियर स्पैन है एन नोट उसमें इफेक्टिव डेप्थ को ऐड करेंगे, या फिर इधर से आधा हिस्सा लूंगा इधर से आधा हिस्सा लूंगा तो टोटल डब्ल्यू बन जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू होगी वो मेरा इफेक्टिव स्पैन होगा फॉर द स्लैब। उसके बाद कंटिन्यूस बीम के लिए क्या क्लोज गिवन है? कंटिन्यूस बीम के लिए उसने ये बोला कि अगर मेरे पास जो विड्थ है सपोर्ट की वो लेस देन 1/12 ऑफ द स्पैन लेंथ है तो इफेक्टिव स्पैन सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे जैसे ऊपर किया है। ये तब करेंगे जब इस सपोर्ट की जो विड्थ है वो मेरी लेस देन 1/12 ऑफ द स्पैन लेंथ हो, तब बिल्कुल ऊपर की तरीके से हम करते हैं। तो उस केस में हमारे पास सेम यही दो फॉर्मूले लगते हैं। तो सेम जब फॉर्मूले में लगाता हूं तो हमारे पास हम बोलेंगे कि एल नॉट प्लस डी स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, इन दोनों में से जो वैल्यू छोटी होगी वो मेरा इफेक्टिव स्पैन होगा। But if the width of the support is greater than span by 12, in that case हमारे पास उस केस को हमें कैसे सॉल्व करना है? उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है डिफरेंट स्पैन लेंथ में। अब मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ा कंटिन्यूस बीम को डिफरेंट पार्ट्स में। पहला पार्ट जो कि फिक्स सपोर्ट से लेके हमारे पास पहले सपोर्ट तक है, दूसरा दो सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस, तीसरा हमारे पास अगले दो सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस। अब हर एक को जब मैं ब्रेक करता हूं उस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो क्लियर स्पैन के बराबर होती है L1 के। इंटरमीडिएट के लिए भी क्लियर स्पैन के बराबर और फिक्स्ड एंड के लिए भी क्लियर स्पैन के बराबर। अब हमारे पास तीसरा, अगर मेरा एक एंड सिंपली सपोर्टेड है और एक एंड कंटिन्यूस है, उस केस में इफेक्टिव स्पैन जो यूज होता है दैट इज एल नॉट प्लस D/2 और एल नॉट प्लस W/2 विच एवर इज लेस। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास बनता है स्लैब वो बनता है कैंटिलीवर स्लैब या कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर कैसे? एक तरफ से फिक्स्ड है एक तरफ से फ्री है। कैंटिलीवर भी दो तरीके से बनता है कि पहला तो एक तरफ से फिक्स्ड दूसरी तरफ से फ्री। उस केस में हमारे पास जो इफेक्टिव स्पैन होता है दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एल नॉट प्लस D/2। D इज द इफेक्टिव डेप्थ जो कि रेनफोर्समेंट के सेंटर तक होगी टॉप से प्लस द क्लियर स्पैन। और यही अगर कंटिन्यूअस होता, मतलब नीचे से सपोर्ट तो लग रहा है, इधर से कैंटिलीवर भी है बट यहां से ये कंटिन्यूअस है, इन दैट केस इफेक्टिव स्पैन विल बी इक्वल टू एल नॉट प्लस W/2। दिस फॉर्मूला विल बी एल इफेक्टिव विल बी इक्वल टू एल नॉट प्लस W/2, W डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इफेक्टिव स्पैन निकालते हैं। आफ्टर दैट इफ लास्ट केस हमारे पास इफेक्टिव स्पैन का
जो कि है फ्रेम के लिए। हमारे पास फ्रेम में हमें फ्रेम को डिवाइड करना पड़ता है हमारे पास सपोर्ट से, तो हर एक के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और इफेक्टिव स्पैन कहते हैं। उसके बाद जो अगला रिकमेंडेशन कोड का है, एज पर द क्लोज 23.2, that is recommendation for control of deflection, which is given in the code page number 37 and 38. in this हमारे पास जो डिफ्लेक्शन हम कहां तक मान के चलेंगे, फॉर द फर्स्ट केस एट द टाइम ऑफ कास्टिंग, फ्लोर्स पे कास्टिंग हो रही हो, रूफ पे कास्टिंग हो रही हो, अंडर द इफेक्ट ऑफ लोड, ड्यू टू टेम्परेचर, इफेक्ट ड्यू टू क्रीप, इफेक्ट ड्यू टू श्रिंकेज, इन सब केस में मेरी डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होनी चाहिए किससे, स्पैन बाय 250 से। इन द सेकेंड पार्ट, द डिफ्लेक्शन एट आफ्टर द इरेक्शन ऑफ पार्टीशंस, मतलब मेरी फिनिशिंग हो चुकी है, सब कुछ प्लेस कर चुका हूं मैं, प्लेस करने के बाद सब कुछ कंस्ट्रक्शन होने के बाद मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शुड नेवर बी ग्रेटर देन स्पैन बाय 350 और 20 mm whichever is less। तो यहां पर हमारे पास डिफ्लेक्शन, यहां पे इफ दीज टू आर द सपोर्ट, दिस आर द शटरिंग, तो इस डिफ्लेक्शन की बात हो रही है कि इस डिफ्लेक्शन की वैल्यू बिफोर कास्टिंग या फिर बिफोर एक्चुअल इरेक्टिंग, दिस विल बी द वैल्यू, एंड आफ्टर द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन डन, दिस विल बी द वैल्यू। उसके बाद हमारे पास एज पर द कोड, एज पर दिस स्लैब 2.3.23.2.1 इस क्लोज के हिसाब से मेरी वर्टिकल डिफ्लेक्शन की बेसिक वैल्यू स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो लिमिटेड है फॉर डिफरेंट कंडीशंस। कैसे गिवन है हमारे पास, सबसे पहली कंडीशन कैंटिलीवर के लिए, if the cantilever is given then this ratio will be equal to 7, if the simply supported this ratio will be equal to 20, if it is continuous this ratio will be equal to 26। after determining these values, जो कि सीधा सीधा मुझे कोड में से मिल जाएंगी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, मुझे स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ को मैं कंपेयर कर सकता हूं दिस वैल्यू से, लेट विल बी दी वैल्यू ए, तो वहां से मैं इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू निकाल सकता हूं फॉर द डिजाइन। ये हमारे पास कब किसके लिए था, अप टू 10 मीटर स्पैन। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दिस ऑल यूज्ड ओनली अप टू 10 मीटर स्पैन, बट इफ द स्पैन इज ग्रेटर देन 10 मीटर, इफ द स्पैन इज ग्रेटर देन 10 मीटर एक्सेप्ट फॉर द कैंटिलीवर, इन अदर केसेस दिस वैल्यू that will be span upon, जितनी हमारे पास दिस वैल्यू शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, जो ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू को शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय स्पैन, वेयर स्पैन इज इन मीटर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। मान लो एक बीम है जिसका स्पैन कितना है, 20 मीटर का है, तो मिनिमम डेप्थ क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड है तो क्या होती है वैल्यू 20, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि रेशो की वैल्यू क्या है 20 और स्पैन है 20, तो यहां पे डालना स्पैन की वैल्यू 20 अपॉन ए की वैल्यू यहां से आई 20 इंटू 10 बाय स्पैन 20 विच इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास ये इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू आई है। आफ्टर दैट हमारे पास द अबव वैल्यू ऑफ ए मे बी मल्टीप्लाइड बाय मॉडिफिकेशन फैक्टर और अ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बेस्ड ऑन द टेंशन रेनफोर्समेंट ऑल्सो, कि मेरे पास सरिया जो डाल रहा हूं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कौन सा यूज कर रहा हूं। अब डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेड। इन इंडियन स्टैंडर्ड 456-2000 पेज नंबर 38 पर गिवन है ग्राफ किस किस के बीच में,
मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बीच में एंड परसेंटेज ऑफ स्टील के बीच में, लेकिन उसके लिए मुझे एफएस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 0.58 इंटू एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। कैसे करेंगे? हमारे पास देखेंगे आप यहां पे कि अगर मैं कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट दे रहा हूं तो हमारे पास अनदर मॉडिफिकेशन फैक्टर MF2 यूज होता है। अगर मैं दोनों दूंगा, कंप्रेशन भी टेंसाइल भी, तो दोनों मॉडिफिकेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे मेरे पास ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का ग्राफ आपको उस कोड के अंदर मिलेगा। इस ग्राफ की मदद से मैं वहां पर निकाल पाऊंगा मेरे पास जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है, जिसको मुझे यहाँ पे डिवाइड के टाइम यहाँ पे यूज करना है ताकि इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकूं। दिस ग्राफ इज अवेलेबल इन इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000। उसके बाद अगर मेरा कोई फ्लेंज सेक्शन आता है, फ्लेंज सेक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास टी बीम आ जाती है। टी बीम के अंदर मुझे जनरली क्या करना पड़ता है, जनरली वन वे स्लैब या फिर वन वे बीम के लिए हमारे पास ये सारा का सारा यूज करना पड़ता है। बट अगर टू वे स्लैब आ जाए, टू वे स्लैब क्या होती है? टू वे स्लैब जनरली हमारे पास चेक लगाना पड़ता है टू वे स्लैब में डिफ्लेक्शन के लिए। फॉर अ टू वे स्लैब वी नीड टू प्रोवाइड अ चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक क्या होता है डिफ्लेक्शन के लिए? उसके लिए शॉर्टर स्पैन उसका 3.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर है तो हमारे पास ये वैल्यू को हमें ध्यान रखना है कि वो शॉर्टर स्पैन है, तो वहां पे हमें क्या देना है? टू वे स्लैब के लिए चेक लगाना है। और लोडिंग अगर मेरी कम है 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से, तब भी उस केसेस में हमारे पास जो चेक लगाना है उसमें क्या चीज का ध्यान रखना है? हमें वहां पे इस चीज का ध्यान रखना है कि स्पैन टू डेप्थ रेशो, अगर मेरा माइल्ड स्टील है और सिंपली स्पॉटेड बीम है तो दैट वैल्यू विल बी 35, एंड अगर मेरे पास वहां पर कंटिन्यूस बीम है और माइल्ड स्टील है तो दैट वैल्यू 40। ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे लेंगे HYSD में। इन्हीं वैल्यूज को हम मॉडिफिकेशन फैक्टर 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यूज आती हैं। इस वैल्यूज को मैं डालूंगा और मैं ओवरऑल डेप्थ निकालूंगा। इसके बाद ये सारी वैल्यूज करने के बाद नेक्स्ट जो कि कोड में हमारे पास दिया हुआ है रिकमेंडेशन में, वो है मूवमेंट एंड शेयर कोएफिशिएंट्स। मूवमेंट एंड शेयर कोएफिशिएंट कैसे है हमारे पास जो एंड स्पैन की बीम होती है उसमें मैक्सिमम जो मूवमेंट हमारे पास दिया हुआ है दैट विल बी यहाँ पे 7/12, यहाँ पे 1/10 और ऊपर -1/10, नीचे -1/9 एट दिस पॉइंट। फिर यहाँ के मिड पे +1/16, नीचे +1/12, यहाँ पे जो वैल्यू है -1/12, -1/9। इनको हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग W लोड इनटू लेंथ स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला भी बना सकते हैं बेंडिंग मोमेंट का। जैसे मुझे मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, तो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे जो डेड लोड की वजह से वैल्यू दी हुई है दैट विल बी -1/10, एंड जो लाइव लोड की वजह से वैल्यू दी है दैट विल बी -1/9। तो ये डेड लोड प्लस लाइव लोड दोनों की मूवमेंट को ऐड कर दूंगा, दिस विल बी डेड लोड की मैक्सिमम वैल्यू। और यहां से मैं लाइव लोड में जाऊंगा, मैक्सिमम वैल्यू नोट करूंगा नेगेटिव वाली। कौन सी नोट करनी है? मैक्सिमम नेगेटिव। ये इस पूरी लाइन में मैक्सिमम नेगेटिव ये है और इस पूरी लाइन में मैक्सिमम नेगेटिव ये है, तो दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। आई गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? द मूवमेंट, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। ऐसे ही मुझे मैक्सिमम नेगेटिव और पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालना है, तब मैं यहाँ पे बस स्क्वायर हट जाता है, यहाँ पे खाली W इंटू L है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर एंड मैक्सिमम नेगेटिव शेयर एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस। आफ्टर दैट
जो अभी हमने शेयर वाली रिकमेंडेशन सीखी थी मैं उसका यूज़ करना बता रहा हूँ। अब इंटरमीडिएट एंड पे अगर शेयर फोर्स निकालनी है तो आप देखें, इंटरमीडिएट एंड पे अगर मुझे शेयर फोर्स निकालनी है तो इंटरमीडिएट पे आप देखें 0.55 इज द मैक्सिमम एंड हियर 0.6 इज द मैक्सिमम इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग द W इंटू L। तो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आई गेट द वैल्यू 0.55 इंटू W इंटू L प्लस 0.6 इंटू W इंटू L। तो यहाँ से मैं उस कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे मैं हर पोजीशन पे शेयर फोर्स निकाल सकता हूँ। अब उसके बाद हमारे पास एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस पेज नंबर 39 सिंपली स्पॉटेड बीम और कंटिन्यूअस जो बीम होती है उनके बीच में जो क्लियर डिस्टेंस होता है जिसे हम जनरली स्पैन बोलते हैं, उसकी लिमिट क्या है, दैट विल बी 60 टाइम ऑफ द विड्थ और 250 बी स्क्वायर बाई डी विच एवर इज लेस। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड, ये किसके लिए था, कैंटिलीवर के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, ओनली फॉर सिंपली सपोर्टेड या फिर कंटिन्यूअस। अब कैंटिलीवर में क्या होगा ये आपको याद रखना है। कैंटिलीवर में 25 टाइम्स ऑफ द विड्थ और 100 बी स्क्वायर बाई डी विच एवर इज लेस। आफ्टर दीज टू वैल्यूज जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड, हमारे पास कोड के हिसाब से इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालते हैं वो है। मान लो मुझे इफेक्टिव डेप्थ निकालना है तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इफेक्टिव डेप्थ टेंशन जोन का तो बहुत आसान है निकालना, बट अगर मैं यहाँ पे इफेक्टिव कवर निकालना चाह रहा हूँ, किसका निकालना चाह रहा हूँ, इफेक्टिव कवर फॉर द कंप्रेशन, तो आपको ध्यान रखना है उस केस में जितना हमारे पास मैं पहले इफेक्टिव कवर दे चुका हूं उसी में मुझे प्लस डायमीटर जो कि यहाँ पे स्टील का प्रोवाइड किया है प्लस डायमीटर का ही हाफ, ऐसे मैं लूंगा तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू निकलेगी, किसकी निकलेगी वैल्यू, जो कि हमारे पास मुझे कवर प्रोवाइड करना है। ये कैसे निकला मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ से लेके आपके पास जो वैल्यू है नॉमिनल कवर की वो कितनी है, नॉमिनल कवर की वैल्यू 40 है। इस 40 में प्लस इसका मुझे प्रोवाइड करना है डायामीटर जो कि क्या है, दिस पोर्शन, इस जो शेयर रेनफोर्समेंट दी है उसका डायामीटर कितना है 10 mm का, प्लस इस डाया का आधा, इस डाया का आधा मतलब 25 mm का अगर मेन सरिया है उसका आधा, तो कितना आएगा 62.5 mm। अकॉर्डिंग टू दिस हम किसी का भी निकाल सकते हैं इफेक्टिव कवर। ये सारे जो कवर हैं ये क्लोज जो गिवन है कोड के अंदर उससे भी मीट करना चाहिए, बिकॉज हर रेनफोर्समेंट के हिसाब से मेरे कवर की वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे, जैसे कि मेरे पास गिवन है, यहाँ पे आप देखें मेरे पास यहाँ पे माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट के लिए नॉमिनल कवर अलग है, मॉडरेट के लिए अलग है, सवर के लिए अलग है और एक्सट्रीम के लिए अलग है। इट टोटली कवर्स नॉमिनल कवर्स जितने भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, दीज आर गिवन द कोड जो हमें याद रखने हैं जब हम डिज़ाइन करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी IS रिकमेंडेशंस हैं जो कि मुझे स्लैब के डिज़ाइन में चाहिए। स्लैब के डिज़ाइन में हमें और क्या क्या चाहिए कि मेरा मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो हम निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से हमें निकालना है कि इतना मिनिमम सरिया तो देना ही देना है। मैक्सिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला 0.04 B इंटू कैपिटल D ओवरऑल डेप्थ लगाना है, और यही अगर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है टेंशन के साथ साथ तो फॉर्मूले में चेंज नहीं आता, फॉर्मूला मेरा सेम रहता है। आफ्टर दिस हमारे पास ये भी ध्यान रखनी है कि मुझे यहाँ पे जो 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी प्रोवाइड करना है। उसके बाद मुझे जो स्लैब है, स्लैब के अंदर जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है वो हम देते हैं 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट।
0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर HYSD बार्स। जो डायमीटर रहता है वो क्या रहता है, डायमीटर विल बी 1/8 ऑफ स्लैब थिकनेस। इससे ज्यादा मैं डायमीटर जब एज्यूम करूंगा तो मैं इससे ज्यादा डायमीटर प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसको एक एग्जाम्पल से भी हमने समझा हुआ है। एग्जाम्पल से कैसे समझा हुआ है कि हमारे पास मान लो 75 mm थिक स्लैब है, तो यहाँ पे जो उसके अंदर डायमीटर हम देंगे वो हम 9.37 से ज़्यादा नहीं दे सकते। इसका मतलब हम प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर 8 mm का सीधा सीधा डायमीटर बार। जो साइड रेनफोर्समेंट होती है वो हमारे पास सेम जैसे कि हमने पीछे सीखी हुई है, जो कि हमने शेयर रेनफोर्समेंट के मैंने आपको वीडियो में बताया था, बिल्कुल वैसे प्रोवाइड करते हैं। वहां से हम साइड रेनफोर्समेंट कर लेते हैं। उसके बाद हमें सीखना है कि कैसे डिसाइड होता है कि जो हमें स्लैब डिजाइन करनी है वो 1 वे स्लैब हो या 2 वे स्लैब हो। 1 वे स्लैब हमारे पास वो स्लैब होती है अगर मेरे सपोर्ट, ध्यान से सुनेंगे, इफ द स्लैब इज सपोर्टेड ऑन 2 अपोजिट एजेस, 2 अपोजिट एजेस पे सपोर्टेड हो, उस केस में हमें हमेशा 1 वे स्लैब देनी है। इसमें इफ Ly/Lx का कोई रोल नहीं है। सेकेंड केस, अगर मेरे पास यहां पे जो चारों साइड से सपोर्ट हो जाती है, सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड, फिर ये ध्यान रखना है कि Ly/Lx अगर ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन 2 है तो उस केस में जो स्लैब होती है शुड बी डिजाइंड एज 1 वे स्लैब। उस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो स्लैब विल बी डिजाइंड एज 1 वे स्लैब एज पर द गिवन एनेक्सर पेज नंबर 90 इन द कोड। और यही लेंथ अगर मेरी Ly/Lx ओनली लेस देन 2 होती है, ओनली लेस देन 2, उस केस में हमारे पास द स्लैब इज डिजाइंड एज 2 वे स्लैब। तो ऐसे हम डिसाइड करेंगे कि हम 1 वे स्लैब दे रहे हैं या 2 वे स्लैब दे रहे हैं। तो जितना भी अभी हमने इस वीडियो में सीखा, हमने सीखा कि स्लैब के डिजाइन करते हुए कौन कौन से IS रिकमेंडेशंस की और कौन कौन सी वैल्यूज का हमें ध्यान रखना है। इससे अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम 1 वे स्लैब को कैसे डिजाइन करते हैं। होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे। आप जरूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।